बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। समीना पाशा आज भी हमारे साथ नहीं है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से वो भी हमारे साथ होंगी, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सियासत की रुत बदल रही है, सियासत में तेज़ी आ रही है। इंतखाबात अगरचे फौरी तौर पे होते नज़र तो नहीं आते, लेकिन सियासी जमातें ऐसा माहौल बनाए हुए हैं कि जैसे अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए और इलेक्शन का वक्त आ जाए तो वो अपने वोटर को, सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और PDM की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त खासे गुस्से में हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इत्तेहादियों के लत्ते लेते हैं। कल भी उन्होंने गुफ्तगू की, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की, और आज की गुफ्तगू में तो बाकायदा उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादी जो हैं वो खौफज़दा हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और PTI के लोगों को भी मुखातिब करके कहा कि आप हम आ रहे हैं, आपको भागने नहीं देंगे, और इस तरह की दूसरी बातें इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट भी अब होने को है, उस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई ही कोई बड़ा फ़ैसला करने जा रही है या इसके क्या असरात होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा डॉलर को लेके, मीशत को लेके, और जो इस वक्त हालात हैं हवाले और हुंडी के ख़िलाफ़ जो एक सख्त ऑपरेशन किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा फैसल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, क्या बात है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्यों इतने गुस्से में हैं? वो क्यों अपनी सियासत जो है उसको इतने पारा हाई किए हुए हैं? मेरा ख्याल में इमरान साहब, बिलावल साहब जो PDM की अपनी जो 16 महीने की कारकर्दगी है उससे भाग रहे हैं, और वो जो है एक ऐसा तासुर देना चाहते हैं जैसे वो तो इसमें शामिल ही नहीं थे, और ये सारा जो है वो तो PML नवाज़ और दूसरे इत्तेहादियों का किया धरा है, और पीपल्स पार्टी जो है वो तो बड़ी अच्छी पार्टी, उसका तो इस मामले में कोई सरोकार ही नहीं था। तो मुझे लगता नहीं है कि अवाम ये चीज़ बाय करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब की इंतहाई माज़रत के साथ अपनी कारकर्दगी क्या है? अपनी कारकर्दगी उनकी ये है कि 16 महीने में वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और G20 का सेशन हुआ है इंडिया में, और उनकी कारकर्दगी के बदौलत एक भी लीडर जो है G20 का, उसने पाकिस्तान में रुकने का या आने का उन्होंने तकलीफ़ नहीं की है। और उन पाकिस्तान जो है चौधरी साहब आप भी कमाल कर, चौधरी साहब एक मिनट, आप भी कमाल करते हैं। पता नहीं क्यों आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में ऐसी बातें करते हैं। देखें, पिछले 5 सालों में शायद वज़ीर ख़ारजा ने उतने दौरे ना किए हों जितने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 16 महीनों में किए। उनकी आनियाँ जानियाँ नहीं आपने देखी। आप और किस तरह की कारकर्दगी चाहते हैं पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा से? चले खान साहब, PDM की हुकूमत के ख़ात्मे का एक फ़ायदा ये हुआ कि बिलावल साहब पाकिस्तान के मुस्तकिल दौरे पे तो हैं, वरना तो वो पाकिस्तान कभी कभी आ आते थे। तो जो इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी की सिंध में अगर आप कारकर्दगी अंदरूनी सिंध में देख लें, बदकिस्मती की बात यह है कि किसी जमात ने उनको वहाँ पे चैलेंज नहीं किया है। अंदरूनी सिंध में गुर्बत, बेरोज़गारी और जो हालात वहाँ पे हैं शायद पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं होंगे। वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी की जो 15 साल कारकर्दगी का आप निचोड़ देखें तो वहाँ पे जिस तरह से अभी रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे गवर्नेंस का निज़ाम जो है वो टोटल जो है वो रिवॉल्व करता है एक सिस्टम के ऊपर। वो सिस्टम पाकिस्तान में जो है वो मुरव्वज है, और सिंध में वो जो है उसकी वो चांदी हुई है। ये अनफॉर्चुनेट बात है। बिलावल साहब समेत PDM में शामिल तमाम जमातों को अपनी कारकर्दगी को ओन करना पड़ेगा और उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। कल GB में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे इनकी जो मुखालिफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी देख लें तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। देखिए, बात यह है कि इनकी कारकर्दगी से, और ये जो पंजाब की हद से तक बात करें तो शायद पीपल्स पार्टी के उंगलियों पे जो है वो गिने जा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि अपनी सीट पीपल्स पार्टी को वफाक की पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसको महदूद कर दिया।
चौधरी साहब, लेकिन अब जमात इस्लामी जो है कराची में तो खासा टफ टाइम देती हुई नज़र आती है, और आज भी नईमुर रहमान साहब ने तो ये कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो सारी उम्र वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, और उन्होंने जो है बड़ा, आपने देखा मेयर कराची के इलेक्शन में भी और बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने खासा टफ टाइम दिया। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी जमात इस्लामी जो है कराची में मज़ीद उसकी सूरत हाल को बेहतर होगी और पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती है? देखिए, तारीखी तौर पे जब आप 1970 का इलेक्शन भी देखें तो पीपल्स पार्टी कराची की उस वक्त शायद 7 सीटें थीं या 6 सीटें थीं, उसमें तमाम सीटों पे हार गए थे। सिर्फ एक लिहारी से बेगम नुसरत भुट्टो मरहूमा जो हैं वो इलेक्शन जीत पाई थी। कराची में जमात इस्लामी की खातिर खा नुमाइंदगी है। जमात इस्लामी की उस नुमाइंदगी को जो डैमेज किया तारीखी तौर पे या उसको चैलेंज दिया वो तो MQM थी। अच्छा, MQM ने आने के बाद चौधरी साहब आपसे दोबारा मैं इस पे बात करता हूँ। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइएगा कि आज क्या चक्कर क्या है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इतने सख्त क्यों हुए हैं, क्यों अपने इत्तेहादियों के भी इतने लत्ते ले रहे हैं? देखें, बिलावल भुट्टो साहब को असल गुस्सा, और ये बात को बता दूं, ये नूरा कुश्ती है। अब नून लीग ने बाज लोगों से साजबाज करके अपने पास हुकूमत रख लिया, और चंद दिनों से ये खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की फलां लीडरशिप के खिलाफ क्रैकडाउन हो सकता है, नाम हो सकता है, जिस पर जरदारी साहब समझते हैं कि उनके साथ हाथ हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि कठपुतलियां बनाना छोड़ दो। अब कठपुतलियां बज़ाहिर बाज़ी उन नजर में वो नून लीग को कह रहे हैं, क्योंकि तहरीके इंसाफ तो ऑलरेडी पिछले 17 माह से क्राइसिस का शिकार है, वो जेलों में बंद है, उसकी लीडरशिप घर में नहीं रह सकती। तो उन्होंने जब उन दुबई में थे तो उन बाप बेटा के साथ बड़ी तवीली मुशावरत हुई, और उन्होंने कहा कि लगता है कि नून लीग ने हमारे साथ हाथ कर दिया है। अब ये इलेक्शन से इसलिए फरार चाहते हैं कि सितंबर में होने वाली तब्दीली पर नवाज शरीफ की सजाएं माफ हो जाए या मरियम आ जाए, जिस पर और कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों की फाइलें भी बनाई गई, जिस पर आसफ अली जरदारी ने बिलावल को कहा शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि उनकी दीगर लीडरशिप मौलाना साहब पर भी सीख पा हो रही है। फैसल कुंडी साहब भी कल कह रहे थे कि मौलाना साहब ने 4 बाजार से लेके मौजें की, और अब समझते हैं कि ये हमें चीट करके कोई कठपुतली बन के हुकूमत ले लेंगे, तो ये नहीं होगा। मुमकिन है कि जो कल के दोस्त थे आज दुश्मन बन के एक दूसरे के सामने आ जाए। अगर जरदारी साहब समझे कि वाकई उन्हें डिच किया जा रहा है, उन्हें सिंध में भी क्रश करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर वो बज़ाहिर आसफ अली जरदारी भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग की 16 माह की वज़ारत उज़्मा पर पूरी तनकीद करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा भट्टी साहब, इसका मतलब है कि आप भी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जानबूझकर गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल खेल रही है? 100% यकीनन। देखे ना, एक तरफ बिलावल साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ, 90 दिन में CEC की मीटिंग में फैसला हुआ है। अगले दिन आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं नहीं, पहले हल्का बंदियां कराओ, मर्दमशुमारी करो। तो यही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते थे। PDM की जलसों में आप देख लें, जब PTI की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज अहम तरीन शख्सियात के इस्तीफे मांगते थे। 2018 में कहते थे खराई मखलूक ने धांधली की है, उन पर इल्जामत लगाते थे, और शहबाज शरीफ चुपके रात को धीमी धीमी बारिश में अच्छे मौसम में मुलाकातें करते थे, और उसका नतीजा भी ये निकला कि अदम एतमाद के जरिए जो PTI के इत्तेहादी थे उसे PDM की झोली में डाल दिया गया। तो याद रखें कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत के खिलाफ ही जुनेजो लीग बनाई गई थी, जऊल हक साहब ने बनाई थी। उसी को तोड़ फोड़ के कभी कायद-ए-आज़म लीग बन गई, कभी नून लीग बन गई, कभी फलान लीग बन गई, कभी पगाड़ा लीग बन गई। तो मेरा ख्याल है दोनों जमातों को, कहते हैं ना रकीबों को कासद बनाते नहीं, अब पीपल्स पार्टी ने रकीबों को कासद बनाया तो मौजे ने। अच्छा भट्टी साहब, अभी आपने सितंबर में एक और होने वाली जो रिटायरमेंट है उसका जिक्र किया, तो क्या आप समझते हैं कि इस रिटायरमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा, या इस रिटायरमेंट से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई अहम फैसले होने वाले हैं? देखें, एक तो नैब कवानीन की तरमीम केस
उसका फैसला महफूज हो चुका। दूसरा, सीक्रेट एक्ट का फैसला भी चैलेंज हो चुका है। और तीसरा, बाल आईनी माहिरीन समझते हैं जो नए मतवक्को चीफ जस्टिस साहब हैं वो सिर्फ आइन और कानून को फॉलो करेंगे, जो ये समझ रहे हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा, शायद उनकी तवज्जो पूरी ना हो। इसीलिए कुछ अरसा कबल अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान से मिडल ईस्ट के दौरे पर गई, वहां स्पेन गई और वहां इत्तेफाक से लंदन से साबक एक वजीर आजम भी आए हुए थे और उनकी मुलाकात भी हुई। उन्हें भी खदशा है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब के बारे में ये राय है कि वो अमूमन दबाव नहीं लेते किसी का भी। तो बज़ाहिर तो ये बहुत ज्यादा तवक्कुआत यही कर रहे हैं कि अक्टूबर उनकी वजह से आएंगे, उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ फैसला किया है वो कह रहे हैं कि उन्हें कभी यकीन है कि वो आइन और कानून की और अदालतों के एहतराम के साथ रहेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिन यकीनन 15 दिन बड़े अहम होंगे, गालबन 17 या 18 को वो चार्ज ले रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो उसके बाद जो इतने अहम केस हैं, साइफर केस है, उसके बाद आर्मी एक्ट तरमीम बिल है, उसके बाद नैब कवानीन के तरमीम है, तो बड़े अहम केस इस वक्त अदालतों की तरफ पूरी पाकिस्तान की आवाम देख रही है। अच्छा भट्टी साहब हमारे साथ रहिएगा, फैसल चोई साहब से भी इस पर पूछ लेते हैं। फैसल चोई साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह माहिर कानून भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर जाते भी हैं, आपका ज़ाती तजर्बा और मुशाहिदा क्या है? क्या आप समझते हैं कि आखिरी हफ्ता अगर हो रिटायरमेंट में तो उस तरह के जो क्रूशल फैसले हैं उसमें जज साहिबान को उस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, या मुतनाज़ फैसले या मुतनाज़ केसेस में अपने आप को इतना खुल के सामने लाना चाहिए? इमरान याकूब साहब, अमूमी रवायत ये है कि जब आला अदालतों के जजेस रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं तो वो फिर अदालती जो काम हैं उनको, जो रूटीन के हैं उनको निपटाया जाता है, और जो कि इस किस्म की सेंसिटिव मामलात हैं लेट्स सी, उनको फिर आने वाले जो साहिबान हैं उन पे छोड़ दिया जाता है कि वो ख़ुद फैसला करें। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब ने अंदिया तो दिया नैब को केस की हेयरिंग के वक़्त कि वो इसका फ़ैसला देना चाहते हैं। अब 2-4 दिन ही रह गए हैं उनके पास, देखते हैं कि वो फ़ैसला देते हैं या उस फैसले में क्या करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। पूरी नैब तरमीम को उड़ाते हैं या कुछ ऐसी शिकें जो जिन पे ज़्यादा एतराज़ उठाया गया उनको करते हैं, उन पे कोई फ़ैसला आता है। बहरहाल जो मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक अब वक्त बहुत कम रह गया है, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को शायद नैब तरमीम के केस पे फ़ैसला आने वाली अदालतों पे छोड़ देना चाहिए, और वही बेहतर है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिटरनेस है अदालती महाज पे भी और सियासी महाज पे भी, ज़ाहिर है मुआशी इक़्तिसादी महाज पे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं। अच्छा, तो ऐसे जो मामलात हैं अगर आने वाले जज साहबान करें तो वो बेहतर होगा। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह चोई साहब ने कहा, ये आने वाले जज साहिबान पे छोड़ना चाहिए या मौजूदा चीफ जस्टिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए? अपनी लेगेसी कुछ तो वो छोड़ेंगे, असूली तौर पे तो जाते हुए बहुत ज्यादा अहम फैसले नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बड़ा अहम केस था 90 दिन में इलेक्शन का। उन्होंने फैसला तो चीफ जस्टिस साहब ने सादर फरमा दिया कि 14 मई को इलेक्शन कराए, लेकिन अफसोस के उस पर इम्प्लीमेंट ना करा सके, और इम्प्लीमेंट ना करने वालों के खिलाफ जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना कर सके, कोई भी कार्रवाई। तो अब भी 90 दिन का इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, तमाम बार्स कह रही हैं। वुकला 14 सितंबर को हड़ताल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो है कि मुल्क में इस वक्त माशी बहरान तो है ही है, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें तो आसमान को छुई हैं, लेकिन आईनी बहरान और अदारों की बेतौकीरी का ये जो सिलसिला जारी है, अगर इसे ना रोका गया तो आइंदा जुडिशरी के लिए भी मुश्किलात होंगी कि दबाव डाल के थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। मुल्क में अपने बात की आईनी बहरान की, तो इस इशू पे ज़रूर बात करते हैं। और हमारे साथ सीनियर कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
इरफान कादर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्योंकि रिटायर होने जा रहे हैं, तो आप उनके अदालती फैसलों को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इतने गलत अदालती फैसले जो हैं किसी चीफ जस्टिस के दौर में नहीं दिए गए जो इन्होंने दिए हैं, और आइन की तशरीह ऐसी की जिससे कि आइन को पामाल कर दिया। किसी भी स्टैचूट को जब चैलेंज किया जाता है या आइन की किसी भी प्रोविजन की तशरीह की जाती है तो वो उस वक्त की जाती है जबकि लगे कि आइन जो है वो उसमें कोई उभाम मौजूद है। जहां उभाम ही कोई नहीं था आइन में, वहां पे भी अपनी तरफ से आइन को रीराइट कर दिया और स्टैचूट्स को पूरा एफर्ट करके कोशिश की कि उनको आइन से मुतसादिम करार दे दें। हालांकि बेसिक प्रिंसिपल है कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि स्टैचूट को आइन से हमाहंग किया जाए, ना कि उसको स्ट्रेट वे यानी 300-200 सफ़े लिख के या 54 हेयरिंग्स या 30-30, 40-40 हेयरिंग्स के बाद एक ही एफर्ट किया जाए। और आइन की जो स्पिरिट है उसको भी पामाल किया गया। और मैं समझता हूँ कि मैं इस पे उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन थी आइनी मामला की, मैं समझता हूँ कि वो बहुत वीक थी। इस लेवल की कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसे शख्स की हो जो कि बाद में मुल्क का चीफ जस्टिस बन जाए, ये लम्हा फिक्री है उन लोगों के लिए भी जो कि जजेस को अपॉइंट करने से पहले उनका नहीं देखते कि उनका तजर्बा कितना था कितना नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस के काबिल हैं। और फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए और अपने ब्रदर जजेस के अदालती फैसलों के बावजूद उन्होंने बेंचेस अपनी मर्जी के बनाए, उन्होंने जजेस अपनी मर्जी से चुने, उन्होंने वकला को अपनी मर्जी से चुना, केसेस अपनी मर्जी के अपने सामने लगाए। और आखिर में जब वो उनकी सास का मामला आया तो उस पर एक बड़ा लंबा चौड़ा फैसला लिख के और उसको कह दिया कि सास का जो क्रक्स उसका ये था कि सास का फैसला मैं खुद ही सुनूंगा, एज इफ के अटॉर्नी जनरल साहब ने ये साबित करना था कि उनका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। ये नहीं होती, इतनी डायरेक्ट बात थी, उनको आना ही नहीं चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का अगर कोई बदतरीन दौर था तो वो मौजूदा चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है उनका दौर था। अच्छा इरफान कादर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वो जाते जाते कोई ऐसा फैसला करके जा सकते हैं जिससे मुल्क की सियासत में कोई भूचाल आ जाए? उनके किसी फैसले से कोई भूचाल नहीं आने वाला। उनके जितने फैसले थे वो अक्सर जो है वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, इसीलिए किसी ने उनको सीरियसली भी नहीं लिया। उनके अपने जजेस ने कह दिया कि उनके फैसले गलत हैं। उनके अपने जजेस जो है ये कह के उठ गए, बेंचेस से उठ गए। उन्होंने कहा कि ये तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है, इस तरह तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता। बल्कि जस्टिस फायज ईसा जो आइंदा चीफ जस्टिस हैं, जो कि डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कह दिया। फिर जो नेक्स्ट सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद, उन्होंने कह दिया कि ये जो बेंच है जिसपे हमें बिठाया गया ये इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है। इसके बाद क्या रह जाती है, यानी उसकी चीफ जस्टिस की फिर क्या पोजीशन रह जाती है? कुछ भी पोजीशन नहीं रह जाती। इन्होंने अच्छा नादिर मौका इनको मिला था, वो इन्होंने बुरी तरह से खो दिया। अच्छा सर, एक तो आपके ख्याल में उन्होंने मौका खो दिया, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नैब तरमीम के हवाले से जो फैसला महफूज किया गया है वो जाते जाते इस केस का फैसला सुना सकते हैं ताकि तारीख में उन्हें याद रखा जाए। कोई नहीं रखेगा इनको तारीख में याद। मेरा ख्याल है ये बड़ी जल्दी लोग इनको अभी ऑलरेडी भूलना शुरू हो गए हैं। तारीख में कौन याद रखेगा, किस बात पे याद रखेंगे? यानी 54 हेयरिंग्स इन्होंने की है नैब के, यानी एक एफर्ट किया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई गैर आईनी चीज उसमें बताई जाए नैब के कानून में। अगर वो गैर आईनी हो वाकई उसमें चीजें थी तो 2-3 हेयरिंग में फैसला आना चाहिए था। 54 हेयरिंग्स लगती हैं कि एक फैसला देते हुए, उसी से पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होने वाला इनके फैसलों से। लेकिन इरफान कादिर साहब, एक पहलू ये भी तो है ना कि जिस तरह आपने फरमाया कि 52 हेयरिंग्स हुई और फैसला नहीं आया, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अभी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से रिट पिटीशन दायर की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, तो उसका फैसला भी अगर वो जल्दी सुना के चले जाते हैं उस तो फिर
वो भी कहते हैं जी कि इतराज़ है कि इतनी जल्दी भी ना आए, तो फिर वो किसकी माने? जल्दी फैसला करते हैं तो एक ग्रुप नाराज़ होता है, देर से करते हैं तो दूसरा ग्रुप नाराज़ होता है। उनको बैठना ही नहीं चाहिए चेयरमैन की पीटीआई के केसों में, यानी उनके बारे में इस कदर अब तक आ चुका है, ऑडियो लीक्स में भी इतनी बातें आ चुकी हैं, वो बज़िद हैं, वो हर दफ़ा उनके फैसलों में बैठ जाते हैं। उनको नहीं बैठना चाहिए उन फैसलों में। बाकी जजेस को बैठने में, वो अपने वही हम ख्याल जजेस के साथ बार बार बैठ जाते हैं। अगर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अगर वो सही भी फैसला कर दें, जो कि वो नहीं करेंगे, वो भी नहीं किसी ने मानना, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही इस वक्त वो अपना टिल्ट जो है वो शो कर चुके हैं पीटीआई की फेवर में। थैंक यू वेरी मच इरफान कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में हम तकलीफ देते रहेंगे। फैसल चोई साहब, आप फरमाइएगा कि आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ हमीद भट्टी साहब की भी और इरफान कादिर साहब की भी। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, वाकई ही वो इस वक्त उन्हें अपने आप को उन फैसलों से अलग कर लेना चाहिए या उन्हें आखिरी दिन तक फैसले करने चाहिए? देखिए, ये तो उनका अपना चॉइस है, और इरफान कादिर साहब की बहुत सारी बातों का इंतहाई माज़रत के साथ, मेरे वो सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, उनकी बातों में कोई जो है वो इस तरह का कोई वज़न नहीं है। वो ये एक तरफ़ा जो है उन्होंने तनकीद की है, और इरफान कादिर साहब जो हैं अपनी तनकीद जो है वो पिछले काफ़ी सालों से वो करते आए हैं। और उमर अता बंदयाल साहब को उन्होंने जो तख्ता मश्क जो अभी बनाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सादक नहीं। एक तो 54 हेयरिंग्स होना जो है, ये तो पेशेंट हेयरिंग क्या जो है वो एक अंदिया देते हैं कि जज साहबान ने पूरा उनको सुना कि और उनको सुन के जो है फ़ैसला किया। उसके बाद ये जज जो बेंच बनाने का प्रोरोगेटिव है, ये चीफ जस्टिस साहब के पास भी होता है। आज भी चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो रोस्टर जारी करते हैं, वहाँ पे तो एतराज़ नहीं होता, वो भी तो एक यक शख्सी ऑफिस है। और इमरान साहब किसी भी इदारे के 3 सरबराह या 4 सरबराह या 2 सरबराह भी हों, तो क्या वो इदारा काम कर सकेगा? ज़ाहिर है नहीं कर सकेगा। इसी तरह से उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया सूबाई असम्बलियों का, वो एक बिलाशुबा तारीखी फ़ैसला था, उस पर अमल दरामद ना हो सका, और उसमें उन्होंने अमल दरामद कराने के लिए कोई काबिल ज़िक्र जो है वो कोशिश नहीं की। ये एक उनके ऊपर जब भी बात आएगी, उमर अता बंदयाल साहब का जो दौर है वो फैसल चोई साहब, हिस्टोरियन जब भी हिस्ट्री लिखेगा तो ये ज़रूर जिक्र होगा कि वैसा तारीखी फ़ैसला जितना भी तारीखी हो, उस पर अगर अमल ना हो तो उस तारीखी फ़ैसले का फ़ायदा कोई नहीं होता। अब वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाज़रीन, तो हम बात करेंगे कि सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर पेट्रोल जो ईरान से स्मगल होके आता है, और किस तरह से सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है एक रिपोर्ट में कि 29 के करीब सियासतदान भी इस पे इन्वॉल्व हैं। वापिस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को मईशत के हवाले से इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ ज़ाती तौर पे इस चीज़ में इंटरेस्ट लेके बहुत से जो काम है वो कर रहे हैं। उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी की हैं, और उसके अलावा टास्क फोर्स जो है उसको भी बनाया गया है, और ये टास्क फोर्स को एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से मईशत को आपने ठीक करना है, किस तरह से स्मगलिंग को रोकना है, किस तरह से हवाला हुंडी को ख़त्म करना है। और ऑपरेशन जो है वो हसास इदारे FIA और स्टेट बैंक तीनों ने मिलकर लिस्टें भी इस सिलसिले में बनाई हैं, और तो ये शुनीद है कि गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में बात करने के लिए माहिर मुंशत हाकान नजीब साहब। हाकान नजीब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये डॉलर माफिया के गिर्द जो घेरा तंग होना शुरू हुआ है, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर जो हैं वो हवाला और हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर इन सब को कानून के दायरे में लाके खड़ा कर दिया जाए तो डॉलर जो है वो अपनी असल कीमत पे आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी इमरान साहब ऑन GNN।
देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो था वो क्यों ज़रूरी हो गया। जो कंप्लायंस के इश्यूज आ रहे थे, जो मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, जो क्रैकडाउन की ज़रूरत थी, इलीगल जो काम हो रहा था, वो क्या था? एक तो एक्सचेंज रेट मार्केट है ना, जो एक्सचेंज कंपनीज चलाती हैं, जिसको हम ओपन मार्केट या कर्व कहते हैं, पर उससे बढ़ के काम हो रहा था जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं। आप उसको देखिए कि उसमें एक बहुत बड़ा चंक और बहुत बड़ा प्रेशर था, जिससे जो इंटरबैंक की मार्केट थी इमरान साहब, वो तो इतने प्रेशर में नहीं थी, वो तो 305 के करीब ही गई है, पर जो असल बात हुई है वो तो 330 332 वहां पे हुई है। सो वहां पे क्रैकडाउन करना, और ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बी कैटेगरी या ऐसे लोग जो कि इनफॉर्मली ये काम कर रहे थे, यानी कि $500 तो ट्रेड हो रहा था नो योर कस्टमर पे, आइडेंटिटी कार्ड पे आपने ट्रैवल करना है उस पर बैकडोर में बहुत बड़ा ये चंक था। खुद जो इनकी एसोसिएशन है उसने ये बात कही, तो द गवर्नमेंट हैड टू कम हैवी एंड द अथॉरिटीज हैड टू कम हैवी एंड टेल देम कि रुपया और डॉलर कोई कारोबार नहीं है इमरान साहब। ये एक गलत नोशन पाकिस्तान में बन गया है। GNN का चैनल लगाना या एक रिटेलर का आउटलेट खोलना या धागा बनाना, ये कारोबार हैं। डॉलर खरीदना एक कारोबार नहीं है। ये हमने गलत तरफ कौम को लगा दिया है कि सोना, डॉलर और रियल एस्टेट खरीदी जाए और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ख़राब किए जाएं और पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की ख़राब किए जाएं। सो इन द फर्स्ट स्टेप इट इज़ अ गुड स्टेप। आई थिंक इसको हमें साथ में लाना है। जो हमने एक्शन ये लिया है कि आप कंसोलिडेट करें अपनी एक्सचेंज कंपनीज को, और ये जो आपने बहुत बड़ा चंक का जिक्र किया, ये सब अब कंसोलिडेट हो जाएगा, सब ए रेटेड कंपनीज बन जाएंगी, और उनको चूंकि पेड अप कैपिटल बहुत बड़ा है, 50 करोड़ का है, तो पीपल विल हु आर सीरियस विल डू इट एंड देन द बैंक्स विल डू इट। बट ये तो हो गई कहानी ओपन मार्केट को संभालने की। आपका एक इंटर बैंक है, वो फंडामेंटल्स पे चलता है। वो क्या फंडामेंटल्स हैं? हमने इंपोर्ट खोली है, एक उसका प्रेशर है, हमने डिविडेंड्स पुराने देने हैं, हमने कंटेनर क्लियर करने हैं, ये सब उसका प्रेशर है। उसको एक फर्क पाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं है, वो आपका डॉलर लिक्विडिटी फ्लो है जिसको इम्प्रूव करना है, वो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स हैं जिसको इम्प्रूव करना है। और SIFC उसी की एक कड़ी है कि किसी तरह खान अदीब साहब, फैसल चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, काइंडली ये देखिए, ये इस पे भी रोशनी डालिए कि ये जो बातें हैं ये हम कोई नई बातें तो नहीं सुन रहे, ये तो हमेशा से होता आया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जब डॉलर्स ख़रीदे जा रहे हैं या जब बाकी जो बिज़नेस हैं वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे, तो लोग जो हैं वो अपना जो पैसा है उसको किसी तरह से ला के, जो इन्वेस्टर है वो कहीं तो लगाएगा, और कहीं जो इसके साथ साथ जो स्मगलिंग होती है ऑयल की सरहद के पार से, ये भी कोई नया फिनोमेना तो नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो मामलात हैं पाकिस्तान में ये इरेगुलेटेड ही चलते रहे हैं अभी तक, कि उसको जो है नहीं संभाला गया? इसकी कोई दूसरी रीजंस भी हैं या सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ही रीज़न है? सो फैसल साहब, आपने बहुत से अच्छे सवालात सामने रखे। एक तो ये है कि क्रॉस बॉर्डर जो है उसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा। आपके जो नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान, टू बी ऑनेस्ट, उसकी एक बहुत बड़ी नीड पाकिस्तान ही फुलफिल कर रहा है। सो वी हैव टू ओवरकम दैट्स वन थिंग। पाकिस्तान में फैसल साहब एक प्रॉब्लम यह है कि जब तक चीज़ें प्रेसिपिटेट नहीं ना कर जाती, हम प्रोएक्टिवली काम नहीं करते। आई थिंक यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दिस मोर देन आई डू, कि जब प्रेसिपिटेट कर जाती हैं तो फिर हम एक्शन लेते हैं और वो रिएक्शन होता है, इट्स नॉट एन एक्शन। प्रोएक्टिव एक्शन तो शायद ये होता कि हम इन चीज़ों को बहुत अलहदा की तौर पे इन चीज़ों को संभाल लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। अब आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस अप्रैल 2022, और वो चूँकि उस वक्त हुकूमत भी तब्दील हुई थी तो मुझे महीना बहुत अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस थी $3.1 अरब। जुलाई 2023 पाकिस्तान की रेमिटेंस है $2.1 अरब। $1 अरब कम रेमिटेंस लगी है इस महीने में कंपेयर टू अप्रैल 22। अगर ये डॉलर की लिक्विडिटी वीक होगी तो फिर ऐसा ही होगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इतना बड़ा सट्टे का कारोबार शुरू हुआ, इतना बड़ा ये ग्रे मार्केट आई कि लोगों ने ऑफिशियल चैनल्स की बजाय अनऑफिशियल चैनल से भेजना शुरू कर दिया। अब इन सब मसाइल से प्रेसिपिटेट हुए, हमने एक रिएक्शन दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी दिया है, स्ट्रक्चरल भी दिया है। अब हमें इंटरबैंक में अपनी लिक्विडिटी को भी ठीक करना है, और अगर हम वाकई इन्वेस्टमेंट ला सकें, अगर हम वाकई ये तय कर सकें कि ये जो हमारे कलीदी मसाइल सारी जगह फंसे हुए हैं, फैसल भाई या इमरान भाई, इनको ठीक किए बगैर पाकिस्तान ने नहीं ठीक होना। ये अच्छा तय कर लीजिए। डॉक्टर
डॉक्टर साहब आपने जो ये बातें की इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि ये भी कहा जाता है कि मुबैना तौर पे इस दफ़ा तो बैंकों ने भी अरबों रुपए सट्टे में कमाए हैं, डॉलर के सट्टे में, ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है। तो अगर आप इन कंपनियों को तो बी ग्रेड सी ग्रेड को ठीक कर लेंगे, उन बैंकों को कैसे ठीक करेंगे? दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें ये बिल्कुल हुआ है, इस पे एक रिपोर्ट भी तश्कील दी गई है और वो रिपोर्ट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और इवन आई थिंक सेनेट की कमेटीज़ में डिस्कस भी हुई है। अब आप इस वक्त भी रेमिटेंस जो है बाहर से, आज मैंने सारा दिन एक्चुअली पाकिस्तान की रेमिटेंसेस पे ही लगाया है और मुझे यहाँ तक कहा गया है कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं जो कि इस वक्त $2 अरब हैं, वो अगर हम आउटसाइड रेमिटेंसेस इनफॉर्मल सेक्टर में देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा चंक है और अगर हम उसको सिर्फ ले आते हैं वापस तो ये एक बहुत ही तब्दील हुई सिचुएशन दिखाई देगी। सो उसमें बैंक्स का रोल बड़ा कलीदी है। अब आपको पता है कि हम एक पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव चलाते हैं, इस साल हम 80 अरब मेरा ख्याल है कि उसमें एक इंसेंटिव देंगे कि पाकिस्तान में लोग रेमिटेंस लाएं। लोग से मेरा मतलब है जो अदारे हैं सारे और स्पेशली जो बैंक्स हैं वो रेमिटेंस लाएं। हम हर रेमिटेंस पे उनको कुछ पैसे देते हैं, बट ये बात आपकी दुरुस्त है कि इससे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है। जो इंटरबैंक का रेट लोगों को मिलता है उसको मुतय्यन अब किसी और तरह करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझे कंप्लेन की आज जब मैंने ये सारा कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि जी हम जब देखते हैं और जब रेट इंटरबैंक का ही जब हम क्लोजिंग देखते हैं तो वो शायद फ़र्क आती है जो बैंक से रेट मिल रहा होता है। यहाँ पर कलीदी रोल फिर किसका है? आपकी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ का है, आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। डॉक्टर साहब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए रिपोर्टें तो बन जाती हैं, जैसे आपने कहा कि जी रिपोर्ट सेनेट की और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी पेश होगी। अब हसास इदारे ने ये जो रिपोर्ट दी है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान इन्वॉल्व हैं, तो ये भी रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन एक्शन नहीं होता। असल मामला तो एक्शन और रिएक्शन का है ना। इसको दो तनाजुल में मैं देखता हूँ। एक तो यह है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, और इस तरह के उनको आपने पे पैकेजेस देने हैं कि दे गो आफ्टर दीज पीपल। दूसरा ये है कि एक चीज़ और याद रखिए कि इसमें एक हमें सोशल भी तब्दीली करनी पड़ेगी। एक इंसान और बहुत बड़ा चूँकि चंक है, आई थिंक 1600 किलोमीटर का तो हमारा अफगान बॉर्डर है अगर मुझे मेमोरी सही सर्व कर रही है, तो उसमें ये काम तो अब कई सालों से या दहाइयों में कहना नहीं चाहता बिकॉज मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, पर हो रहा है। तो हमें एक सोशली भी उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो माइंडसेट है उसको तब्दील करना पड़ेगा ना। हमें कोई दूसरा काम उनके साथ करना पड़ेगा ताकि ये सारा काम जो है रुके। लेकिन इसमें फैसल स्मगलिंग है, इसमें जो बराह रास्त तजारत है उसमें क्या रुकावटें हैं इन ममालिक के साथ जिसकी वजह से स्मगलिंग होती है, इस पे भी काइंडली रोशनी डाल दीजिएगा। So that's an excellent question again. पाकिस्तान को अपने जो साथ वाले ममालिक हैं ना जी, और स्पेशली चलें मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, आई एम टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान। इनके साथ तो ट्रेड को रेगुलराइज करना पड़ेगा और कार कंट्रीज तक जाना पड़ेगा। कार कंट्रीज हमारी बहुत बड़ी, अभी भी हम सुनते हैं, मतलब अगर SIFC के साथ साथ आप देखिए तो दूसरा काम जो हो रहा है वो टैपी पाइपलाइन पे हो रहा है, और ये टैपी पाइपलाइन जो है इससे हमें एक बहुत बड़ी हमारी एनर्जी। साहब इसमें क्या मुश्किलात क्या है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी क्या वजूहात है? यार कैन आई बी ऑनेस्ट, क्या वजह है? आई मीन आई हैव सर्व्ड विद द गवर्नमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप मुझे बता दीजिए कि आप समझते हैं कि किसी भी हमारे अदारे में वो कॉम्पिटेंस का लेवल है? हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल और इन चीज़ों को ब्लेम करते हैं, वो कॉम्पिटेंस का लेवल है कि हम ये चीज़ों की वो तजावीज़ इकट्ठी भी कर सकें। बिकॉज आज आप एक अदारे में देखें तो एक बंदा काम कर रहा होगा, कल वो फाइनेंस से चला जाएगा एजुकेशन में, परसों हेल्थ में। ये सिस्टम जो है ना अलाउ नहीं कर रहा है उस कॉम्पिटेंस लेवल को बिल्ड करने की। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड ज़रा रुकिएगा, मैं फैसल चोई साहब से एक बात जानना चाहता हूँ। फैसल चोई साहब, आप निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब को ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, वो ख़ुद उनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है और उनकी कुछ वीडियोस भी आई जिसमें वो तकरीर भी कर रहे थे कि स्मगलिंग को बिल्कुल एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये जो सारे मामलात हैं, क्या इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में वो कोई ऐसा कदम ले पाएंगे कि वाकई ही वहाँ पे इस तरह से स्मगलिंग का ख़ात्मा हो जाए?
देखिए, जो वो जिस बात पे का इशारा कर रहे हैं वहाँ पे एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि वहाँ पे जो ये स्मगलिंग होती है या इसकी जो तरसील होती है, चाहे कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, उससे बहुत सारे लोगों का मुफाद जो रोज़गार है वो वाबस्ता है। वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, नौजवान हैं, जो इसके सारा एक पूरा सेटअप है ना सर, जिसमें तेल आता है, तेल सप्लाई होता है, तो वो ये इस तनाजुर में बात हो रही है कि उसके लिए पहले मौके जो हैं वो भी साथ साथ में हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए। स्मगलिंग रोकना तो इनएविटेबल है, उसको रोके बगैर तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन नौजवानों के रोज़गार जो हैं उनको इंश्योर करने के लिए जो है साथ में हमें लॉफुल मौके पैदा करने चाहिए ताकि इलीगल एक्टिविटीज़ से वो दूर रहें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने जिन मसाइल की निशानदेही की है, तो पाकिस्तान में ये देखें दादोशुमार जो हैं वो है कि पाकिस्तान में बिजली की सालाना चोरी जो है वो 599 अरब यानी कि तकरीबन 49 अरब में बहाना बनती है। तो मुझे ये बताएं कि ये चोरी की वजह से सारी कौम को महंगी बिजली खरीदना पड़ती है। इसी तरह से गैस सेक्टर का गर्दशी कर्ज जो है वो 2700 अरब रुपये है। कीमतों में कहते हैं कि ये 50% इजाफा मुतवक्को है। अब मुझे ये बताएं, चीनी की कीमतों में एक साल के अंदर 100% इजाफा हो गया। चीनी की कीमत देखें कहाँ से कहाँ चली गई है। फ्यूल एडजस्टमेंट की बाद में बिजली मज़ीद ₹1.46 महंगी हुई। तो मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ों के बाद गरीब आवाम क्या करेंगे? देखिए, आपने ये इतना कलीदी सवाल सामने रखा है। मैं शुरू इस बात से करता हूं ताकि मैं ये पहले जो नोशन है ना कि इसका कोई IMF से ताल्लुक है, इसका IMF से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। बिजली की कीमत का भी और गैस की कीमत का भी। नेपरा और ओगरा पाकिस्तान की जो डिस्कोज या पाकिस्तान की सुई कंपनीज की पटिशन पे बिजली की कीमत का तयन करते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर ना, सच तो हम एक दूसरे से बोलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब बात यह है कि बिजली में डिस्कोज आपके पास हैं 10 के 10। आप फेडरल कैपिटल में बैठ के अगर समझते हैं कि टेस्को चला सकते हैं, नहीं चला सकते। आपके पास 50% जनरेशन इस वक्त आपके पास है। अगर आप ये समझते हैं कि आप IPPs चलाते रहें जो LNG के हैं, कोल के हैं, नहीं चला सकते। ट्रांसमिशन सारी आपके पास है। आप समझते हैं कि अगर इस तरह चल सकता है, नहीं चल सकता। सो पहले तो फैसला कर लीजिए कि जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर या जिस तरह बैंकिंग सेक्टर से आपने जान छुड़ाई और आज हज़ार अरब रुपए का आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, एफिशिएंसी लाएं। रोल ऑफ द स्टेट को रीडिफाइन करना है। 5 साल अगले जो है ना इमरान साहिब, वो पाकिस्तान के एनर्जी रिफॉर्म करें ना और कोई काम भी ना करें तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी मुल्क की। रोल ऑफ द स्टेट इसमें से निकालें। जिसको सब्सिडी देनी है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको आप बिस्प कहें, एहसास कहें, जो कहना चाहें कहें, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 10 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है मेरे पास। मैं एक क्लिक ऑफ द बटन से उस खातून के घर पैसे भेज सकता हूं। आप भेजिए जो सब्सिडी देना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस पूरी रिकवर कीजिए। अगर किसी डिस्को में लॉस बढ़ा है, उसके टैरिफ ज़्यादा लीजिए ताकि दूसरे डिस्को को हो कि वो उसके साथ कंपेटिटिव नहीं है, तो वो कंपेटिटिव होने की कोशिश कीजिए। और फिर इनको प्राइवेटाइज कीजिए, प्रोविंशलाइज कीजिए, बट मैनेजमेंट लाइए जो टेलीकॉम की तरह एक कंपेटिटिव मार्केट बने। और गवर्नमेंट सिंगल बायर है, उसकी वजह से मैं एक गारंटी खड़ी करता हूं जिसको आप टेक एंड पे सुनते हैं ना, क्योंकि वो अगले कहते हैं सर बायर ही आप हैं। अगर इमरान साहब ही सिर्फ बायर हैं तो फिर इमरान साहब गारंटी देना, क्योंकि याकूब साहब को तो बेचने की मुझे आप फैसल भाई को तो बेचने की इजाजत नहीं दे रहे, आप खाकान को तो बेचने की इजाजत नहीं दे रहे। तो हमें एक कंपेटिटिव मॉडल पे जाना है। अब इन पे आपको आप जाके पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ जी कई सालों से काम हो रहा है। यार टाइम हैज पास्ड। इट इज नॉट कि अब हम साल लगा सकते हैं ये काम करने। थर कोल इस्तेमाल कीजिए, सारे कोल के पावर प्लांट्स इस पे मूव कीजिए। आप अगर ये चीजें करना शुरू कर दें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, कैप्टिव को गैस देते हैं। अब ये आप जरा देखिए ना कर क्या रहे हैं हम कैप्टिव को लोकल गैस देते हैं। 35% उनकी एफिशिएंसी है। कैप्टिव से मतलब है कि GNN ने एक बड़ा सिंपल मतलब है, GNN ने एक लगाया हुआ है जनरेटर, उस जनरेटर को हम गैस देते हैं, वो 35% की एफिशिएंसी के पास है। हमारे पास RLNG पावर प्लांट है जो 65% की एफिशिएंसी के पास है, हम उसको गैस नहीं देते। सो ये तब्दीलियां अब करना शुरू करें। ये जब आप काम करेंगे, और आखिरी चीज इसमें यह है कि चाइना का जो डेट है ना इस वक्त IPPs का, आई थिंक मेरा ख्याल है 17 IPPs हैं जो 2015 के बाद के हैं, उसमें यह है कि हम 10 साल में पे करने जा रहे हैं उनका डेट वापस। ये 25 साल के यूनिट्स हैं, उनको डेट रीप्रोफाइल करा लीजिए। 5-6 रुपए यहाँ पे पर यूनिट कैप्टिव से फायदा होगा।
कुछ डेट रीप्रोफाइलिंग कीजिए। ये जो अभी आपने जिक्र किया 2700 अरब खड़ा है, तो आपकी बिजली की कीमत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मैंने तो आपके सामने ये पॉइंट्स रखे एंड आई चैलेंज एनीवन कि अगले 3 साल इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो आपका ये सेक्टर ठीक हो जाएगा। बट नाउ वी हैव टू डू स्मॉल लिटिल थिंग्स, वी हैव टू टेक द स्मॉल लिटिल स्टेप्स। मैं तो इस पर केयर टेकर्स को भी ये कहता हूँ कि यार टेक 2 स्मॉल लिटिल स्टेप्स। इस साल मतलब मैं आपको एक बड़ी बात करूं, आप सारा जो बड़ा एरिया है ना जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, उनको कहें कि गैस नहीं मिलेगी आपको इस विंटर में, आप कहेंगे ये मैंने क्या बात की। उनको कहें आप सारे जो चूल्हे हैं ना, आप सारी जो हीटिंग है, आप सारी जो वॉशिंग जिसके लिए भी पानी गर्म करते हैं, मूव ऑन टू बिजली। आप देखिए बिजली की खपत ऊपर जाती है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आती है। अब ये फैसले तो हमने करने हैं ना, IMF का तो कोई ताल्लुक नहीं है, हम कर लेंगे। अब डॉक्टर साहब, गैस के कनेक्शन जो डोमेस्टिक कनेक्शन है वो तो वैसे ही बेचारे 2.5 साल से लोग तरस रहे हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे, गरीब आदमी को तो कनेक्शन नहीं मिल रहा। ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो गरीब आदमी है वो महंगी LPG खरीद रहा है, और जो वेल ऑफ इन दी सिटीज हैं उन सबको आप एक सस्ती गैस बेच रहे हैं, जिसकी कीमत बढ़ाने की 50% की समरी ओगरा ने गवर्नमेंट को डिटरमिन करके 3 माह से भेजी हुई है। उसकी वजह से हर साल 350 अरब का सर्कुलर डेट बढ़ा है। इमरान साहब और फैसल साहब, ये काम सारे हमारे करने के हैं, हमें ये काम करने पड़ेंगे, हमें अपने स्ट्रक्चर को तब्दील करना पड़ेगा, तो ये मुल्क जो है ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसा थ्रेट नहीं है जो ठीक नहीं किया जा सकता, बट ये काम 1 बाय 1 अब करें। लंबी रिपोर्ट्स लिखना कि हम मैं 5 साल मंसूबा लिखूं, वो दौर ख़त्म हो गया। आज बताइए कि हम ये क्या गैस करके चले जाएं केयर टेकर्स। मैं एक गुजारिश करता हूं, कैप्टिव से गैस वापस लेने का प्लान बना के चले जाएंगे। 2 काम हम आपके सामने रख रहे हैं, चाइनीज़ के साथ रीनिगोशिएट कीजिए। These are the things that need to be done and I am really hoping precipitate इतना हो गई हैं चीज़ें कि we will move to this। मैं पाकिस्तान पे इसीलिए बड़ा बुलिश रहता हूँ कि यार जब ये सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे नताइज बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिए, बिल्ड कॉम्पिटेंस। आप जैसे कॉम्पिटेंट लोग अगर GNN चलाएंगे तो GNN बेहतर होगा। अगर आप कॉम्पिटेंट लोग नहीं रखेंगे तो जैसे GNN नहीं अच्छा चलेगा, वैसे ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, झैली अदारे भी कमजोरी में रहेंगे। Get good people, pay them and let them do the work। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है वो ही होगा तो हालात ठीक होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अब ये जो एक नई ख़तरे की घंटी बज रही है कि जी पेट्रोल मज़ीद 15 रुपये लीटर महंगा होने जा रहा है, तो आप ये क्या समझते हैं कि अगर ये होगा तो हम फिर निगरान हुकूमत हो या मुस्तकिल हुकूमत हो, उनसे कोई खैर की उम्मीद भी रखें या सिर्फ दिलासा ही सुने? क्योंकि हमारे रुपए की कदर में कमज़ोरी आई है और दुनिया में जो इस वक्त तेल की कीमत है वो भी 90 अरब डॉलर को जो WTI है वो क्रॉस कर गई है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एक पास थ्रू जो है, मेरा ख्याल है आपकी बात में वज़न है कि जो नेक्स्ट समरी भी आएगी वो बढ़ी हुई आएगी। ऑब्वियसली ये लोगों के लिए तो एक तकलीफ देह चीज़ है, पर इन द शॉर्ट रन जब तक हम अपने इस सारे सेक्टर को ठीक करने की तरफ नहीं चले जाते, हम पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट नहीं करते, अगेन ये प्राइस सेटिंग से हम निकलते नहीं हैं और हम कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनाते, तो ये हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अगेन ये जो सारे काम, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉरी आखिरी बात कहूँगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में, वो मैं एक मजाक किया करता हूँ कि जब मैं कंफर्ट अपना जेन का लेना चाहता हूँ तो मैं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार नीचे बस 2:32 पे आएगी, मैं 2:32 पे नीचे जाऊँगा, बस में बैठूंगा, वो मुझे मेरे दफ्तर के सामने उतार देगी। आप सोचेंगे कितना बड़ा मेंटल कंफर्ट है। यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी में जाना हो, उसकी पार्किंग ढूंढनी हो, मतलब इट इज़ नॉट अ कंफर्ट। दी रिच ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब्रॉड। यू नो, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह लानी पड़ेगी, तभी इस चीज़ से निकलेंगे। इन द शॉर्ट रन अपना तर्ज ज़िंदगी थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा हम सबको, और ये अभी चीज़ें संभलने वाली इतनी जल्दी नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। फैसल चौधरी साहब, डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी जो है वो तब्दील करना पड़ेगा, तो मैं वापस सियासतदानों की तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में बेहतरी लाने के लिए हमारे सियासतदान भी को अपना तर्ज सियासत बेहतर करेंगे या यूं ही आपस में एक दूसरे से सब लड़ते झगड़ते रहेंगे और मुल्क की खिदमत का, आवाम की खिदमत का नहीं सोचेंगे? सर वो मरना चाहते अगर तेरे वादे पे एतबार होता। इनसे सियासतदानों से लोग मायूस हुए हैं।
लेकिन ये मायूसी अब सिर्फ सियासतदानों तक नहीं रह गई है, ये ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और दीगर तमाम इदारों के ऊपर भी जो है वो आई है। अवाम जो है वो पूरी तरह से मुतमईन भी नहीं है किसी भी इदारे की कारकर्दगी से जो डेली गवर्नेंस में होते हैं। थैंक यू चौधरी साहब। चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि मायूसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, हालांकि इस्लाम में हमें मायूस होने से सख्ती से मना किया गया, और मैं ज़ाती तौर पे बड़ा होपफुल हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि जितनी ख़राबी की तरफ हम जा चुके हैं इससे ज़्यादा ख़राबी हो नहीं सकती, इससे अब बेहतरी ही होगी। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।